हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आईएएस हब। गाइस, हम अभी शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके का लेक्चर नंबर 5। और आज जो है हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और उसको जो है थोड़ा विस्तार से कवर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं जो है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन कुछ किस प्रकार के रहे हैं। ये हमारा मेन एजेंडा होगा मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। तोमर डायनेस्टी, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक और लोदी डायनेस्टी के बारे में कुछ चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ओके, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है टाइमली इन चीज़ों को पूरा करें। लेकिन उससे पहले हम एक एनालिसिस करते हैं कि पास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरीके के सवाल एचसीएस के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पे ये पहला सवाल है जो ये कह रहा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए ये सवाल इन्होंने पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18.5। आंसर तो इसका ए हो गया। परंतु इसके साथ जो हमारे लिए जानकारी जरूरी है वो ये है कि ऑक्सीजन क्या कितना मात्रा है, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। तो हमारी बॉडी को अगर हम देखेंगे तो 65% उसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 9.5%, 9.5%, और नाइट्रोजन जो है वो 3.3% है। ये हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का टोटल जो है परसेंटेज है। तो ऑक्सीजन हो गया 65%, कार्बन हो गया 18.5%, हाइड्रोजन हो गया 9.5, 9.5 एंड नाइट्रोजन इज 3.3%। तो मेजरलेस ये हमें मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, और हमें बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो इसके अंदर एक आसान तरीका है, आपको अगर एक चीज मालूम है तो इस उत्तर को आप बहुत आराम से दे दोगे। वो ये है कि जो वाटर वेपर होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है। अब यदि हम ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे वाटर वेपर जो है वो लिखा हुआ है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ ए में ही है, आप इससे सीधा इस आंसर को कंक्लूड कर लोगे। और जो जानकारी है वो ये है कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे भी नहीं रखा, तो ये हमें पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था पद्मा अवार्ड्स पे। तो उस साल के जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे, किन लोगों को दिया, किस पर्टिकुलर चीज, किस पर्टिकुलर विषय पे काम करने के लिए दिया, ये वो सवाल था। इस साल भी पद्मा अवार्ड जो है वो अनाउंस हुए हैं। एचसीएस के अंदर पुराने पद्मा अवार्ड नहीं पूछे जाएंगे। तो आप यदि इस साल इसको कवर कर रहे हो और एचसीएस यदि अनाउंस होता है तो उसके अंदर अभी अभी रिसेंटली जो पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, अभी सरकार ने किए हैं, तो आपको उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि ये है उस टाइम का, सो प्रभा अत्रे। अब प्रभा अत्रे को अवार्ड मिला था आर्ट के लिए, गाने के लिए। अब इस सवाल को करने का भी एक तरीका है, वो तरीका है नटराजन चंद्रशेखरन। तो यदि आपको एक चीज ध्यान है, नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का हेड बनाया गया था। उससे पहले ये टीसीएस के भी हेड थे। तो यदि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने आंसर को देना हो तो सी जो है वो सीधा आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है जी, ट्रेड इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया सी का पहला। तो हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये सी जो है उधर के पहले के साथ जुड़ रहा है। और बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रभा अत्रे जो है वो 5 है, ए के साथ 5 भी जुड़ रहा है। ओके, देवेंद्र जंजेरिया जो है, इनको स्पोर्ट्स के लिए ये पद्मा अवार्ड मिला था, D2। तो जंजारिया साहब ने क्या इनका रिकॉर्ड रहा है, ही इज एन इंडियन पैरा ओलंपिक प्लेयर जो जेवलिन थ्रो करते हैं। ओके, एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक्स प्लेयर टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट पैरा ओलंपिक। तो ये इनका कुछ एक रिकॉर्ड रहा है और इसलिए इनको पद्मा अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो ये पता लग गया हमें। अब अगले सवाल को यदि आप देखें, ये हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल था, इतिहास से। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग तात्या टोपे। तो ये पूछ रहे हैं कि उनका रियल नेम, असली नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग राव था। यह चीज सही है। दूसरी चीज, इन बिठूर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद नाना साहेब एंड मोरोपंत तांबे। ये भी बात सही है।
और योला महाराष्ट्र को वो बिलोंग करते थे। अब यदि इस उत्तर को ये देना हो, और आपको से आपको तीनों उत्तर में से भी अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, 3 स्टेटमेंट में से, फिर भी आप इस उत्तर को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको देखें जरा, इसका जरा चौथा जो आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको एक बार रीड आउट करें। ये कह रहा है कि इट लेड अ रिबेलियन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो हमने तो ये पढ़ा है इतिहास के अंदर कि तात्या टोपे जो है वो नाना साहिब के साथ जुड़े हुए थे, और वो एक तरीके से रानी झांसी के साथ भी वो जुड़े हुए थे। झांसी तो यूपी में पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इनकी एक्टिविटी थी नहीं, तो फोर्थ को अगर हम रूल आउट कर दें तो ये एलिमिनेशन भी आप लगाओगे तो भी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो होगा पहला ए। इस तरीके से भी हम आंसर को दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये सवाल देखिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये अप्रूव किया सरकार ने, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट मेंशन है। तो ये कहते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रॉड कैटेगरीज। क्या वाकई 14 के अंदर ये डिवाइडेड है? नहीं, 12 ब्रॉड कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। वो कुछ इस प्रकार की हैं: एग्रोटेक, ओइकोटेक, बिल्ड टेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लॉथ टेक, मोबिल टेक, होम टेक, स्पोर्ट्स टेक, इंड्यूटेक, प्रोटेक, पैकटेक। अब मैं आपको बताता हूं ओइकोटेक, ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होता है ये ओइकोटेक? तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई कि 14 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज नहीं है, 12 ही हैं। दूसरा कह रहा है कि पेनिट्रेशन लेवल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया इज 5 to 10% अगेंस्ट द एडवांस्ड कंट्रीज। ये बात बिल्कुल सही है, भारत के अंदर केवल 5 से 10% ही अभी इनका जो है पेनिट्रेशन है, और यदि हम कंपेयर करें डेवलप्ड नेशंस के साथ तो वहां पे 30 से 70% जो है कहीं ना कहीं ये टेक्सटाइल जो है प्रयोग में आ रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ इनोवेशन अमंग यंग इंजीनियर्स। आप सारे स्टेटमेंट ना भी पढ़े, अगर आप पहले से ही जानते हो कि सिर्फ 14 ब्रॉड कैटेगरी नहीं है, 12 ही है, तो पहला आप रूल आउट कर दोगे। तो जैसे ही पहला रूल आउट करोगे आपको सिर्फ ये कि यही ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि हमें ये इनोवेशन, ये मिशन क्यों कर रहे हैं। इंडिया इज द यंगेस्ट यू कैन से नेशन, काफी ज्यादा नंबर है हमारे पास यूथ का, तो यूथ को तो आप एजुकेट करना चाहोगे ही चाहोगे, तो फ्रॉम दैट एंगल इट इज राइट। अब जो इस मिशन को इंप्लीमेंट करने का सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। अब उस चीज को हमें देखना है कि वो 3 टियर है क्या। तो पहला जो है, इसके लिए एक स्टीयरिंग ग्रुप बनाया गया है। अब ये स्टीयरिंग ग्रुप का काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जितनी भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो रही हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसको अप्रूवल देना, वो काम आपका स्टीयरिंग ग्रुप के साथ है। फिर एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी है एक, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉनिटरिंग करना कि इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। जो भी प्रावधान है इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, आप उनका इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से कर रहे हो, उसके लिए आपके पास बकायदा एक एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी है। अब एक और कमेटी है, दैट इज कमेटी ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो अब आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूज करना चाहोगे। कौन से ऐसे एरिया हैं जहां रिसर्च करवाई जाए, जहां इनोवेशन करवाई जाए, क्योंकि हर चीज में पैसा लगेगा, जहां पे आप स्टीयरिंग कमेटी को लेके आओगे और बोलोगे कि ये ऐसे एरिया हैं, इस प्रोजेक्ट को आप अप्रूव कर सकते हो। तो वो आइडेंटिफिकेशन का जो काम है, जिनको आगे अप्रूवल के लिए भेजा जाए, वो काम हमारी कमेटी ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेगी। हर किसी प्रोजेक्ट को आप रैंडमली आगे नहीं भेज सकते, आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। वेस्टेज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसी सिलेक्टिविज्म को लेके जाने के लिए, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये कमेटी है, कमेटी ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ये मूलतः जो है इस सवाल का रिक्वायरमेंट थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंक्लूड किया कि गुजारा प्रतिहारास जो थे वो यहाँ पे आखिरी रूलर थे एंशिएंट के, वो अंत हो चुका है। अब मिडिवल हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पे आपको समझना है कि प्रतिहारा रूल का अंत जब होता है और वहीं से ही तोमर डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश हो जाती है। अनंगपाल ये तोमर डायनेस्टी के एक राजा हुए, जिन्होंने हमारी दिल्ली जो आज भारत की राजधानी है उसकी स्थापना की। इन्होंने
ये तोमर रूलर थे और दिल्ली की स्थापना उस समय पे 11th सेंचुरी के अंदर किया गया। अब ये वही साल था 11th सेंचुरी का जब महमूद ऑफ गजनी वो भारत के अंदर आता है और यहां पे इन्वेजन होता है। सो महमूद और गजनी वो यहां पे आए। अब एक बार इन्वेजन नहीं हुआ था, 2 बार हुआ था। पहला इन्वेजन जो था उनका गजनी का वो 1009, ये साल याद रखना है। और उसके कुछ साल 5 साल बाद 1014 1014 वहां पे दोबारा इन्वेजन होता है गजनी का। ये फैक्ट पता लग गया। अल बरूनी जिन्होंने एक किताब लिखी है किताब उल हिंद, वो इसका जिक्र करते हैं और वो ये बताते हैं कि उस समय थानेसर जो आज का हरियाणा हो गया उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर थे और मंदिरों की खासियत क्या थी, उनके यहां पे ब्रॉन्ज धातु के स्कल्पचर भी थे उन मंदिरों की दीवारों के ऊपर। और वहां के जो देवी देवताएं हैं तो एक ये जिक्र करते हैं कि देवी देवताओं के हाथ में क्या था, व्हील, पहिए उनके हाथ में होते थे। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं वो स्कल्पचर बनाई गई होंगी। और ये जो स्कल्पचर थे उसके लिए जो नाम, जो टर्म यूज हुई है वो है आपकी चक्रस्वामी। चक्रस्वामी टर्म, ये टर्म उन पर्टिकुलर स्कल्पचर्स के लिए यूज हुई है। ये वही स्कल्पचर जिसके अंदर जो देवी देवता हैं वो हाथ में व्हील लेके घूम रहे हैं। अब ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी दीज टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स वर डिस्ट्रॉयड। गजनी के इन्वेजन के टाइम पे इन्हीं टेम्पल्स और स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय किया गया। और ये बात है यहां पे जिसका जिक्र आज की तारीख में भी किया जाता है। इसके इन्वेजन के टाइम पे जो थानेसर के राजा हुए, जो तोमर रूलर थे, वो थे जयपाल। अनंगपाल ने शुरुआत की, परंतु जब ये गजनी का इन्वेजन होता है तब उस टाइम पे थानेसर को रूल करने वाले तोमर राजा थे अनंगपाल। और 1037 के अंदर अगर हम बात करें, 1900 तो नहीं, 1037 के अंदर मोहम्मद गजनी के बेटे जो थे मसूद, वो हांसी के आसपास वाले इलाके में इन्वेजन करते हैं। हांसी हो गया, आज हिसार के पास पड़ता है, उसके इलाके, उस इलाके में ये इन्वेजन होता है। और वहां पे जो तोमर रूलर थे कुमारपाल देव, कुमारपाल देव डिफीटेड, मतलब कुमारपाल देव वॉज डिफीटेड बाय मसूद। मसूद ने कुमारपाल देव को हराया। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने हांसी का इन्वेजन किया और डिफीट किया तोमर रूलर किसको, कुमारपाल देव को। नाउ ही वॉज कैप्चर्ड। कुमारपाल देव का राज्य वहां से खत्म हुआ और पूरे हरियाणा के अंदर एक तरीके से मोहम्मद गजनी के बेटे ने पूरा एरिया कब्जे में ले लिया। तो ये एक स्टोरी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब आप देखिए 1043 के अंदर 1043 मसूद द सन, ये वही स्टोरी यहां पे आती है। सन ऑफ महमूद गजनी इन्वेडेड हरियाणा, बट दिस टाइम कुमारपाल देव द तोमर रूलर डिफीटेड हिम विद द हेल्प ऑफ अदर रूलर्स। तो यहां पे वो अपनी गलतियों से सीख गए होंगे। भाई 1037 के अंदर हारे हैं, तो दोबारा जब 1043 के अंदर मसूद आते हैं यहां पे, तब जो हमारे कुमारपाल हैं तोमर रूलर, उन्होंने मसूद को हराया और बाकी राजाओं के साथ मिलकर हराया। और ये जो कंसोलिडेशन हुआ जिसके अंदर कुमारपाल देव, चौहान परमार, कालाचूरीज, इन सब ने मिलके जो है ये युद्ध लड़ा और मसूद को यहां पे हराया गया। अब यहां पे एक जिक्र आता है दवासराय का, जो कि एक हेमचंद्र नाम के जैन राइटर हुए हैं, उन्होंने ये चीज लिखी है। वो एक युद्ध के बारे में जिक्र करते हैं जो युद्ध लड़ा गया था चौहान और तोमर्स के बीच में। और यह भी बताया गया है इसके अंदर कि इस युद्ध में जो विग्रराज थे, जो विग्रराज थे वो कैप्चर किए गए, वो पकड़े गए, और वो थे चौहान रूलर ऑफ दिल्ली एंड हांसी। तो मतलब तोमर जीत गए होंगे, विग्रराज हार गए। सो ये कहानी है यहां पे। ओके, ये दवासराय एपिक जो है, जिसको एक जैन राइटर हेमचंद्र ने लिखा था, उसके अंदर इस बात का जिक्र होता है। अब आप देखिए मोहम्मद गोरी के इन्वेजन के बारे में जो जानकारी है, ये इन्वेजन
12वीं शताब्दी के अंदर हुआ, और ये वो टाइम था जब चौहान या चहमानास भी बोलते थे, उन्होंने तोमर रूलर्स को हराया। अब दिल्ली सल्तनत पे एक तरीके से चौहान और चहमानास रूलर जो हैं उनका राज हो चुका है। ये 12वीं शताब्दी चल रही है, और ये वो टाइम है जब मुस्लिम इन्वेजन किनका होता है, गुरीद्स का मुस्लिम इन्वेजन होता है। ये इन्वेडर्स बाहर से आते हैं। ये वही टाइम था जब पृथ्वीराज चौहान उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक किला तरौरी में और हांसी के अंदर। वो हांसी का किला आज भी विद्यमान है। तो वो किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, और जिसकी हम बात करें, फिर लड़ाई लड़ी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। मोहम्मद गोरी जो गुरीद किंग थे वो इस युद्ध को लड़ते हैं, एंड ही वेंट फ्रॉम गजनी टू तबरे हिंद। अब देखिए, भटिंडा को उस टाइम पे तबरे हिंद बोलते थे, और मोहम्मद गोरी जो कि राजा थे वो गजनी से इधर आते हैं, तबरे हिंद की तरफ बढ़ते हैं लाहौर होते हुए, और यहां पे उनका सामना पृथ्वीराज से होता है। सो कंसोलिडेटेड आर्मी ऑफ पृथ्वीराज III, ऑल्सो नोन एज पृथ्वीराज चौहान, और हांसी के जो रूलर थे गोविंद राय, और आसपास के बहुत से रजवाड़े, वो एक साथ आते हैं और वो इस बैटल को लड़ते हैं। कहां पे? तरौरी के अंदर। इन दिस बैटल द मोहम्मद ऑफ गौरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज का साथ किन्होंने दिया? गोविंद राय ने और आसपास के रजवाड़ों ने, और इस तरीके मोहम्मद गोरी की यहां पे हार होती है। ये वही मोहम्मद गोरी जो तबरे हिंद, जिसको आज हम भटिंडा बोलते हैं, वो लाहौर से इसकी तरफ बढ़ रहा था, और इस युद्ध को तराइन के अंदर लड़ा गया, और काफी इंपॉर्टेंट ये लड़ाई रही। काफी राजा साथ आए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये रह ना पाया। और दूसरा जो बैटल होता है तराइन का, वो 1192 में लड़ा जाता है। अब ये बैटल उसी एरिया में हो रहा है, राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गौरी, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब इसका जिक्र भी किताब कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जिक्र इसका होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर युद्ध के बाद जो अगले मेजर राजा हुए उनके अंदर नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन पे राज किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गोरी, कि मोहम्मद गोरी को रिप्रेजेंट करते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पे रहे। और ये वो टाइम था जब अग्रोहा ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ मुस्लिम रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे अग्रोहा भी मुस्लिम रूल के अंडर आया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एट दिल्ली। तो मोहम्मद गौरी की इस टाइम तक मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पे जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपनी अलग से एक डायनेस्टी स्टार्ट कर ली। तो पहले वो मोहम्मद गौरी के बिहाफ पे यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे थे, बट अब वो खुद सारी पावर खुद इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली संभालने लगे थे। तो ये यहाँ पे इस युद्ध, एक पर्टिकुलर किंगडम की शुरुआत हुई जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो पहले मुस्लिम रूलर हुए हैं यहाँ पे। इनकी मृत्यु के बाद, अब ये इनकी मृत्यु होती है 1210 में, और तब इल्तुतमिश वो इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली वहां की कैपिटल थी, और यहां पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक सपना शुरू किया था कुतुब मीनार बनाने का, इल्तुतमिश ने इस पर्टिकुलर मीनार को कंप्लीट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनवाना शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 में, 1236 के अंडर, और यहां पे रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वो अपने राज्य को आगे बढ़ाती है। बहुत सारे रिवोल्ट इस एरिया में देखे गए रजिया सुल्तान के राज में।
and she was killed in 1240 near कैथल। कुछ ज्यादा लंबा राज इनका रहा नहीं। तो जैसे इल्तुतमिश की डेथ हुई 1236 में, 1240 में तो रजिया सुल्तान की भी डेथ हो गई। कुछ एक साल ये रही यहाँ पे। और कैथल के अंदर इनके नाम का मकबरा जो है वो आज भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है जो हमें याद रखना है कि रजिया सुल्तान का जो डोम है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कैथल में लोकेटेड है। अब जब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, जब उनकी मृत्यु हुई उस टाइम पे सुल्तान नसीरुद्दीन बलबन वो दिल्ली के राजा बने। और ये वो टाइम था जब बलबन ने मेवाती रूलर्स की पावर को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। यही नहीं, इन्होंने यहां पे गोपालगिरी फोर्ट भी बनाया जो कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास विद्यमान है। यह फोर्ट दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास है और इसको बनाने वाले हैं बलबन। गोपालगिरी फोर्ट नाम से जाना जाता है। तो ये इनका योगदान था। अब आप आगे देखिए, अगली है खिलजी डायनेस्टी। अब बलबन की मृत्यु हो गई एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन दिस डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी was established by जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और 1290 के अंदर ये इसके पहले रूलर बन जाते हैं। ये इतने फेमस नहीं हुए, लेकिन आप सब अलाउद्दीन खिलजी को तो जरूर जानते हैं। जरूर आपने जो है पद्मावत मूवी के टाइम पे इनका जिक्र आया था। सो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, इनकी डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। और ये साल था 1296 का। बात आगे बढ़ती है, खिलजी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और जब हम तुगलक की बात करते हैं तो कुछ एक नाम है जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि गाजी मलिक थे जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की और जिनको हम आज गियाथ अल दीन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं के ही बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत से जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी से खुश नहीं थे। और यही मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था जब हरियाणा के अंदर कैथल, गुहराम, सुनाम, समाणा, इन सब जगहों पे रिवोल्ट होता है। ये वो टाइम था। तो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ कैथल जो कि 1343 में होता है एंड इट वाज ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है ये मेजर रिवोल्ट हरियाणा के अंदर देखे गए थे। अब इनके बेटे होते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने हिसार बसाया है। हिसार फिरोजा बोला जाता था उसे। हिसार शहर को इन्होंने बसाया एंड ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो कि काफी लंबे समय तक रहे। तो 1351 से लेके 1388 ये लंबा समय जो है इन्होंने राज किया। और इस राज के दौरान बहुत सारे शहर जो है वो इन्होंने बसाए, जैसे कि जयपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। अब ये जो फतेहाबाद जिला है ये किनके नाम पे बनाया गया था? इन्होंने अपने बेटे के नाम पे फतेहाबाद बनाया। इनके बेटे का नाम था फतेह खान। ये फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। और ये वही टाइम था जब हिसार के अंदर एक किला बनाया गया था। ओके, दैट वाज इन 1354, 1354 के अंदर ये बनाया गया। एक नहर भी बनवाई गई जिसको हम राजवाह बोलते हैं। और वहां पे पर्शियन लैंग्वेज, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स, ओके, जिनको हम रजवाहा बोलते थे पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो वो आज भी जो ये शब्दावली है रजवाहा, ये उस एरिया के लोग प्रयोग करते हैं। ओके, तो उस समय की ये नहरें थी। आज की बड़ी नहरों जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन छोटी नहरें आप बोल सकते हो कि उन्होंने वहां पे प्रोवाइड की थी। इस टाइम पे एक रिवोल्ट होता है गोहाना विलेज के अंदर। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी रिवोल्ट हुआ, उनके पिता के टाइम पे हांसी में रिवोल्ट हुआ। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे गोहाना के अंदर रिवोल्ट हुआ। और ये वही इनका टाइम था जब 1398 के अंदर 1398 में तिमूर लैंग जो है वो हिंदुस्तान का इन्वेजन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब तिमूर लैंग का इन्वेजन यहाँ पे हुआ, उस समय हरियाणा के अंदर जो राज संभाल रहे थे वो थे फिरोज शाह
तुगलक। ये बात हमको जाननी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और काफी जगहों पे उन्होंने चीजों को खत्म किया, शहर के शहर उजाड़े, जैसे कि भतनेर। अब भतनेर को आज हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, यह भी तैमूर लेंग ने डिस्ट्रॉय किया था। ही मूव टू हरियाणा, सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, असंध, इन सब एरियाज को जो है वो कब्जा करते 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 आगे बढ़े। कब्जा क्या करना था? शहरों को तोड़ना था, लूटना था और वापस चले जाना था। तो ये तैमूर लेंग जो है इस तरीके से आगे बढ़े घग्गर नदी के आसपास। और जो लास्ट डायनेस्टी मिडिवल मतलब मुगल से पहले जो हम बात करते हैं वो थी लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज की आजकल बात हो रही थी। तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है बहलूल खान लोधी से, और जो साल आपको याद रखना है वो है 1451 टू 1526। हरियाणा बिकेम पार्ट ऑफ दिस डायनेस्टी इन 1451। और बहलूल खान लोधी की जो डेथ होती है वो होती है 1489 में। बहलूल खान लोधी 1489 में जो है इनकी डेथ हुई। और इस समय पे इनके जो दूसरे बेटे थे सिकंदर खान लोधी, वो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, और उन्होंने जो टाइटल लिया वो था सिकंदर शाह का। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504। तो आगरा शहर को बसाने वाले बनाने वाले वो थे सिकंदर शाह लोधी, और यह साल था 1404। नाउ ड्यूरिंग हिज टाइम मैनी रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन हरियाणा, जैसे कि कलायत, जींद और कलायत के टाइम पे सिकंदर शाह लोधी का राज चल रहा था, जहां पे कलायत और जींद के अंदर रिवोल्ट होता है। और इसके बाद जो आखिरी लोधी सुल्तान रहे वो थे इब्राहिम खान लोधी, जिनको बाबर ने हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो 1526 के अंदर पहली पानीपत की लड़ाई जो है वो लड़ी गई, जहां पे बाबर जो है वो विजयी हुआ और लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम खान लोधी को यहाँ पे हराया, और यहीं से ही मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो ये मुख्य चीजें थी जो आज हमने दिल्ली सल्तनत की पढ़ी हैं, कि किस तरीके से मिडिवल टाइम के अंदर दिल्ली सल्तनत के ये कुछ राजा हुए, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किस साल में ये राजा हुए, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीजें जो हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कवर, एंड हियर वी आर एंडिंग द क्लास। आज का सेशन जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। जो अगला सेशन होगा, जो कि आने वाले मंगलवार को है, उसमें हम जो है मुगल डायनेस्टी का क्या रोल रहा इस पूरे के पूरे राज्य में, हरियाणा के आसपास वाले एरिया के अंदर, उन सब जानकारियों को पढ़ेंगे। सो ये थी आज की हमारी हरियाणा जीके की 5वीं क्लास, जो कि हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।